नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज़। मैं दिल्ली में हूं और जब दिल्ली में हूं तब भी चर्चा बिहार की ही कर रहा हूं, क्योंकि हम बिहार की ही बात करते हैं। और आज बिहार के चुनावी संदर्भ में और बिहार के भविष्य के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं CSEPR, देश की एक बड़ी सर्वे एजेंसी है, और सेफोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर विवेक कुमार जी। चुनावी गणित जोड़ते रहते हैं, जोड़ना घटाना, कहाँ क्या संभावनाएं हैं, बिहार से ही हैं। और अभी अभी इन्होंने कई राज्यों में चुनाव के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की वह सही साबित हुई है कि कहाँ बीजेपी आगे जा सकती है, कहाँ बीजेपी पिछड़ सकती है। लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हुई थी उसके पहले हमारे साथ लाइव सिटीज़ पर भी जुड़े थे, तो विवेक जी आज दिल्ली में मिल गए, तो मुझे लगा कि बिहार को लेकर चर्चा होनी चाहिए। विवेक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। विवेक जी, अब तो देखिए लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके और लोकसभा चुनाव के बाद सरकार भी बन गई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, जेडीयू की एंट्री हुई है। लेकिन जेडीयू को मनमाफिक विभाग मंत्रालय नहीं मिले और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार की शर्त कुछ भी नहीं है। वे सिर्फ यह चाहते हैं कि बिहार में चुनाव, विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द हो जाए। यदि बिहार में विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द होता है तो इनकी संभावनाओं पर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार जोड़ घटाव में लगे रहते हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि यदि झारखंड के साथ, महाराष्ट्र के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाता है तो तेजस्वी यादव की संभावनाएं क्या होगी। नीतीश कुमार जो फिर से उभर कर आए हैं, जिनके साथ वोट बैंक दिखा है, और बीजेपी जो कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ी है। देखिए, यदि हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो 17 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 16 सीटों में से 12 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की। तो स्ट्राइक रेट तो बेहतर जेडीयू का ही माना जाएगा। और राष्ट्रीय जनता दल 0 से 4 तक पहुंच गया। तो तेजस्वी यादव, जिनके बारे में बार बार कहा जाता है कि वो सबसे बड़े फ्रंट रनर हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, आपको क्या लगता है कि यदि आज की तारीख में चुनाव होंगे तो क्या हालात होंगे, क्या स्थितियां बनेंगी, क्या परिस्थितियां बनेंगी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने बोला कि जदयू चुनाव को जल्दी करवाना चाहती है। इसके पीछे एक कारण है। जदयू ने इस चुनाव में ये देख लिया कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का जो अलायंस है वो बहुत तेज़ी से उभर के आ रहा है जी। और वो जितना देर चुनाव में जाएंगे उतनी ज़्यादा इनकम्बेंसी केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में बढ़ेगी। यही नीतीश जी के दिमाग में चल रहा हो कि जितना जल्दी करवा ले इनकम्बेंसी को ख़त्म कर लें। लेकिन अगर आप बिहार के चुनाव को देखेंगे, जिस तरह से महागठबंधन ने तेज़ी से बिहार में अपना कदम बढ़ाया है, स्पेशली वो वोट में सेंग लगाया है जो नीतीश कुमार और बीजेपी का वोट शेयर था। अगर आप मुझसे पूछेंगे अभी के संदर्भ में अगर विधानसभा का चुनाव हो तो मैं आपको ये बोलूँगा महागठबंधन जो है उनका एनडीए पे एडवांटेज रहेगा। अच्छा। पिछली बार का भी अगर आप चुनाव देखें, मतलब आप ये मानते हैं कि यदि आज की तारीख में चुनाव हो जाए बिहार विधानसभा का तो एनडीए पिछड़ेगा और महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप वोट शेयर भी देखेंगे, 2000 लोकसभा का भी वोट शेयर आप देखें, 2019 का देखें, 2024 का देखें, जो जीतने का जो मार्जिन है वोट शेयर का वो बहुत कम है। अगर मैं एक पीछे जाता हूं, अगर मैं पिछले विधानसभा के 2019 जैसा तो प्रचंड बहुमत किसी को नहीं मिला होगा, बिल्कुल ज़्यादा जनाधार किसी के पास नहीं था। वोट शेयर आप महागठबंधन का देखें और अगर एनडीए का देखें तो ले दे के बराबर था। एलजेपी चिराग पासवान के एंट्री करने से, हाँ ये ज़रूर है कि चिराग पासवान के एंट्री करने से एनडीए को थोड़ा सा फ़ायदा होगा, थोड़ा क्या बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जैसे कुशवाहा, दलित, जिनके आसार ये हैं कि वो एनडीए से शिफ्ट करके महागठबंधन जा सकते हैं और जिनका फ़ायदा तेजस्वी यादव को बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, वो तो दिखाई भी पड़ा ना 2024 के लोकसभा चुनाव में कि कुशवाहा वोट बैंक में डेंट हुआ और अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए, औरंगाबाद में राजाराम कुशवाहा चुनाव जीत गए, काराकाट में और भी कई लोकसभा क्षेत्रों में कुशवाहा इधर से उधर गए। लेकिन एक बात समझने की ये है कि नीतीश कुमार का फिर से उदय हुआ, ईबीसी वोट बैंक उनके साथ बिल्कुल दिखाई पड़ा, महिलाओं का विश्वास दिखाई पड़ा। और 2020 के जब विधानसभा चुनाव को हम देखते हैं तो यह बात समझ में आती है
कि नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी नहीं होते यदि चिराग पासवान ने खेला नहीं किया होता और चिराग पासवान अलग नहीं लड़ते। तो चिराग पासवान तो अब तो नीतीश कुमार के साथ है, एनडीए के साथ है। ऐसी स्थिति में क्या? देखिए, नीतीश कुमार का महिलाओं का जो नीतीश कुमार के प्रति जो रुझान है वो है और रहेगा भी। रहेगा भी। क्या कारण है कि महिलाओं का विश्वास नीतीश कुमार के प्रति ही बना रहता है? तेजस्वी यादव यह भरोसा नहीं जीत पाते हैं। देखिए, उनकी योजनाएं, स्पेशली जो दारू का बैन, जो शराबबंदी, जो लीकर बैन जो बिहार में हुआ, हाँ, उसका असर बहुत ज्यादा हुआ। और आज भी है। हाँ, जीविका हो गया, बैंक योजनाएं होगी, छोटी छोटी योजनाओं में जहाँ पे उन्होंने महिलाओं को लेके चला है, उसका असर जो है बहुत ज्यादा है। और एक घर में भी आप देखिएगा कि पुरुष जो है, अगर किसी दूसरे पार्टी के साथ अगर उसका रुझान है, लेकिन उस घर की महिलाएं जो होंगी आपको नीतीश कुमार के प्रति रुझान होगी। तो 50% की आबादी का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार को सॉफ्ट ढंग से उनके साथ है। तो नीतीश कुमार बिहार में कमजोर नहीं। कहा जाता है कि शराबबंदी तो फेल हो गई, होम डिलीवरी है, लेकिन क्या इसके बाद भी इस बात का भरोसा है कि जो मर्द है घर में आकर मारपीट नहीं करता है, शादी विवाह में वो नागिन डांस नहीं होता है, या कोई उपद्रव बंद हो गया है? इस बात का भरोसा अब भी प्राप्त है नीतीश कुमार को? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, पूरी तरह तो आप कंट्रोल किसी चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक नीतीश कुमार ने कंट्रोल किया है। अगर बहुत हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन अब महिलाओं को देखिएगा, जब ग्रामीण परिवेश में जब जाएंगे सो बहुत से घर ऐसे थे जिसमें महिलाओं से पैसा छीन लिया जाता था। शराबबंदी के कारण उन पर बहुत असर हुआ है, वो घर सुधर गया है। तो महिलाओं का जो रुझान रहेगा वो नीतीश कुमार के साथ रहेगा। और बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे जीविका योजनाएं हो गया, बैंक की योजनाएं हैं, पंचायत में योजनाएं हैं, वो नीतीश कुमार को, महिलाओं का जो वोट बैंक है ना, वो नीतीश कुमार के साथ रहेगा, इसका असर। लेकिन एक चीज़ है कि समय के साथ नीतीश कुमार बहुत दिन से बिहार का मुख्यमंत्री है, एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत चीज़ होती है। आपने लोकसभा में देखा, तो थक भी गए हैं, उम्र भी है, बीमारी भी है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा दिखता भी है कि कमजोर हुए हैं, और एंटी इनकम्बेंसी भी उनके प्रति है। लेकिन नीतीश कुमार इतने कमजोर नहीं है जितना लोगों को लग रहा है कि इतने। यह तो 2024 का चुनाव परिणाम बता दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। और विधानसभा में भी उनका चुनाव बहुत अच्छा रहेगा, उनका वोट शेयर में ज़्यादा कमी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा देखिए जरूरी बात क्या है, जैसे मैं कह रहा था कि आरजेडी जीतेगी कि हारेगी, वो बात की बात है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि दलित का वोट और कुछ जो ओबीसी वोट्स, ईबीसी वोट जो है, वो तेजस्वी यादव के साथ शिफ्ट होंगे। कुशवाहा, दलित, मल्ला, अगर ये 4 से 5% वोट भी, जैसे पिछली बार क्या था, 37 के आसपास दोनों का वोट बैंक था, 5% चिराग पासवान का था। और अगर 3 से 4% वोट बैंक भी अगर एनडीए से महागठबंधन के साइड चला जाता है, तो आप देखिएगा पिछली बार सिर्फ 15 सीटों का अंतर था। ये सारा का सारा इक्वेशन बदल जाएगा। और जिस तरह से अब दूसरे विधानसभा में देखिएगा, दूसरे राज्य की विधानसभा में देखिएगा, वहाँ पर एक चीज़ जरूर आ गई है कि लोकल लीडरशिप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। नीतीश कुमार बिहार के हैं, तो लोग अगर बीजेपी वाले सोचेंगे कि हम मोदी के नाम पर वोट ले लेंगे, वो बहुत डिफिकल्ट हो। तो वहाँ पे लोकल लीडरशिप बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं, हमारा राज्य का है। और युवाओं में जिस तरह तेजस्वी यादव का जो अपील है, ठीक, वो फर्क होता है। तेजस्वी यादव पॉपुलर होते जा रहे हैं, बैकवर्ड में हो रहे हैं, बैकवर्ड में हो रहे हैं, या बेरोजगारों में हो रहे हैं, क्योंकि रोजगार की बात कर रहे हैं। और वो हर सभा में यही बात करते हैं कि हम आएंगे तो नौकरी देंगे, हम आए तो नौकरी दिए, और यह इस बात की गवाही है कि वो मैन ऑफ नौकरी हैं। देखिए, उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि ये आएंगे तो नौकरी करेंगे, और युवाओं को आजकल नौकरी चाहिए। खास करके जब बेरोजगार में जाइएगा ना, एमवाई फैक्टर के अलावा भी जो दलित हैं या जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, उनमें जो युवाएं हैं, उनको तेजस्वी यादव के प्रति रुझान इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। और बहुत हद तक उन्होंने इस बार भी महागठबंधन के साइड वोट किया, जिसको आपको वोट मार्जिन आपको देखने को बहुत कम मिला होगा। सो अगर अब मेरे से आप पूछें भी कि बिहार में क्या होगा, तो मैं बोलूँगा अभी के में तेजस्वी यादव बिहार में मजबूत स्थिति में। नहीं, तेजस्वी यादव मजबूत स्थिति में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह देख सकते हैं, अच्छी तरह बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए विवेक जी कि शाहाबाद है, मगध है, ये इलाके जो हैं, भोजपुर है, वहाँ तो आरजेडी बहुत बेहतर कर जाता है। लेकिन यदि मिथिलांचल में आप जाते हैं, नॉर्थ बिहार में जाते हैं, कोसी में जाते हैं, सीमांचल में जाते हैं, तो वहाँ तेजस्वी यादव पिछड़ जाते हैं। जबकि वहाँ, और इस चुनाव में यह भी देखा गया कि नीतीश कुमार को, जबकि वे बीजेपी के साथ थे, चाहे प्रतिशत जितना हो, 5% हो, 10% हो, मुसलमानों ने भी मत किया है लोकसभा चुनाव में। तो मुसलमानों में तेजस्वी यादव को लेकर क्या चिंताएं हैं, या क्या गुस्सा है, क्या आक्रोश है? टिकट कम कर देने के कारण, शहाबुद्दीन परिवार से दूरी के कारण, यह परिणाम, यह दुष्परिणाम क्या दिखेगा? देखिए, सबसे पहले शाहाबाद और मगध वाली बेल्ट के बारे में बता देता हूँ मैं। शाहाबाद और मगध वाले बेल्ट में बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति बहुत
एक अच्छे पैमाने पे राजनीति होती है वहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो पोलराइजेशन है बहुत हैवी होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव को वहाँ पे बहुत सारी सीटें आई थी। मगध औरंगाबाद का मैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, 6 की 6 सीट उन्होंने जीत लिया। जहानाबाद में कई सीटों में, तो वहाँ पे उनका लोकसभा में भी असर रहा, विधानसभा में पिछली बार असर रहा और इस बार भी रहेगा। दूसरी बात आपने मुस्लिमों का, हाँ ये बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार को बहुत सारे मुस्लिम्स ने वोट किया। इसमें थोड़ी सी तेजस्वी यादव की चूक है कि वो सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी को या कई जगह से मुसलमानों को वोट संगठित करने में वो समर्थ, लेकिन विधानसभा में अब देखिएगा तो एमवाई फैक्टर बहुत अच्छी तरह इंटैक्ट होकर काम करेगा और बैकवर्ड की और बाकी ईबीसी के कुछ वोट्स अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह। लेकिन अभी भी देखा जाए तो शाहबाद और मगध का जो बेल्ट है वो तेजस्वी। लेकिन एक बात और कही जाती है, देखिए कई पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि यदि तेजस्वी यादव को बिहार में राज करना है, तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम बनना है, तो उन्हें यादवों को नियंत्रित और अनुशासित करना होगा कि जैसे ही वे तेजस्वी यादव की सभाओं के बाद गमछा लहराते हैं, मुरेठा बांधते हैं, वैसे ही दूसरा वर्ग जो है वह खौफजदा हो जाता है और उसे लालू एरा की याद आ जाती है। क्या इसे नियंत्रित करना आवश्यक होगा? बिल्कुल आवश्यक होगा, क्योंकि ये अभी भी बिहार में ऐसा है, लोगों को ये दिमाग में है कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो पिछली वाली कहानी जो है वो होगी। इसके कारण बहुत सारे लोग हैं जो उधर जाने से चूक रहे हैं, बचते हैं। अगर तेजस्वी यादव ने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री, बिल्कुल पूर्ण बहुमत। अच्छा, आप ये मानते हैं कि आज भी जो ईबीसी वोट बैंक है वह नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है? उसे नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा चेहरा दिखाई नहीं पड़ता? ईबीसी 36%, अकेले 36%, और जब बीजेपी साथ में होती है तो सबन मतदाता भी साथ में जुड़ जाते हैं। लेकिन इस बार यह देख रहे हैं कि जब से केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, राजपूतों को, बिहार के राजपूतों को, किसी भी राजपूत सांसद को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया। उनका गुस्सा भी भड़का हुआ है। वह यह दूसरी बात है कि लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के समय में लालू यादव ने भी राजपूतों का टिकट कम कर दिया था। नहीं, राजपूतों को बीजेपी ने बहुत टिकट दिया इस बार। नहीं, टिकट दिया लेकिन मंत्री नहीं बनाया। हाँ, मंत्री नहीं बनाया क्योंकि अलायंस का गठबंधन था। एक मांझी जी को भी जाना था, चिराग को भी जाना था, जदयू भी है, ये हर एक राज्य में आपको देखने को मिला ये नाराजगी। लेकिन जो ईबीसी की बात कर रहे हैं, हाँ ये है कि बहुत सारे वोट तबके का मालिक अभी भी नीतीश कुमार हैं ईबीसी में। हाँ, और जो फॉरवर्ड की और ईबीसी जब मिल जाएगा तो बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाता है। बट ईबीसी और जो दलितों का वोट बैंक में जो बिखराव है वो तेजस्वी यादव करेंगे इस पर। तेजस्वी यादव करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में एक बात और कही जाती है कि वे अपने पिता लालू यादव की तरह सर्वसुलभ नहीं है, जन सुलभ नहीं है। जब चुनाव आते हैं तब तो वे जनता के बीच जाते हैं, लेकिन ऐसे जब चुनाव नहीं होता है उनसे मिलना मुश्किल होता है। उनके मंत्री और उनके विधायक अभी सरकार में तो हैं नहीं, लेकिन उनके विधायक ही नहीं मिल पाते। क्या यह प्रवृत्ति उन्हें बदलनी होगी? बिल्कुल करनी होगी। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने जो लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ अखिलेश यादव ने जो लैंडस्लाइड विक्ट्री जो समाजवादी पार्टी को मिली है, अयोध्या जैसे सीट को आप कैसे, और अयोध्या का सीट जीती भी कौन, तो दलित। तो अखिलेश यादव ने एक काम क्या किया उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एमवाई फैक्टर के अलावा वो दूसरे जातियों में उन्होंने अपना पैठ बनाया, उनको टिकट दिया, कुर्मी को दिया, दलित को दिया, कोयली को दिया, उनसे मिले, पद यात्रा किया, नीचे तक गए, लोगों से जान पहचान बढ़ाई और एक विश्वास पैदा किया कि हम एमवाई के ही नहीं हैं, हम सबके नेता हैं। जिसके कारण अब उनको ठाकुरों ने भी वोट किया, वहाँ पे हर जाति ने उनको इतना अच्छा वोट शेयर वहाँ पर लाना। ये काम तेजस्वी यादव को यहाँ भी करना पड़ा, लोगों से मिलना, जनसभाएं करना। देखिए लालू यादव जी एक पुलर हैं, मास लीडर, लोगों से मिलना, जमीन से, इनको भी जाना होगा, हर एक जात को इनको साधना होगा, एमवाई फैक्टर्स के ऊपर भी जाना होगा और एक नए ढंग से मॉडर्न युग की तरह राजनीति करना होगा। तो इनसे बड़े युवा हैं, ताकत है इनके पास, इनके पैरेलल में कोई युवा नेता बिहार में नहीं है। चिराग पासवान है ना इंडिया में, लेकिन वोट शेयर का अंतर बहुत है, वो 5% के मालिक हैं, ये बहुत बड़े मालिक हैं और इतना युवा नहीं है। इतना मेहनत करना, इतना चार्मिंग जो है, ये इनको फ़र्क पड़ेगा अगर ये मेहनत करें, सब जातियों में जाएं और नीचे तक लोग करें, एक स्ट्रेटजिकली अगर काम करें तो
इनका मुकाबला नहीं। नहीं, ठीक है, इनका मुकाबला नहीं। लेकिन देखिए, हम आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है? बीजेपी 17 में से 13 सीटें ही जीती और जेडीयू 16 में से 12 जीत गई। बीजेपी को देखिए, अब वह बात तो खत्म हो गई कि बिहार में आप नीतीश कुमार की कुर्सी छीन लेंगे, क्योंकि पहले यह बात कही जा रही थी कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा नीतीश कुमार की कुर्सी छीनी जाएगी, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अब तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि केंद्र की मजबूरी है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहना है और उसमें चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी और जेडीयू नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी के सामने क्या चैलेंजेज है? और बीजेपी के प्रति अभी आपने कहा अयोध्या जैसी सीट हार गए, फैजाबाद, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या करे और बीजेपी की कमजोरी क्या हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बीजेपी की कमजोरी रही कि वो नीचे के लोगों को ना एक लीडरशिप पे, मोदी के लीडरशिप के अलावा जो उनका संगठन था, बीच के कार्यकर्ता थे, जनता और ऊपर के जो लीडर, उनके बीच की कड़ी को जोड़ने में समर्थ नहीं हुए, जिनके कारण लोगों का विश्वास, देखिए मोदी के नाम पर आप वोट ले लेंगे, लेकिन जो लोग वोट छिटकेंगे, जो एंटी इनकम्बेंसी होगा, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, इसका फर्क इनको हुआ। बिल्कुल। आरजेडी के साथ ऐसा नहीं, आरजेडी का कैडर है यहाँ पर, ठीक है। सो बीजेपी के साथ क्या होगा, बीजेपी को वापस जनता में जाना होगा, अपना जो इनका विश्वास जनता के प्रति जो टूटा है वो लाना होगा और उनको नीचे तक लीडरशिप ना हो के कार्यकर्ता सेंट्रिक पार्टी हो के उनको मेहनत करना होगा। अब ये सोचेंगे मोदी के नाम पर हम वोट ले लेंगे, लगातार जीतते रहेंगे, ये संभव नहीं है जी। नहीं, तो ठीक है, ये संभव नहीं रह जाएगा। लेकिन जो एक देखिए बात हो रही है बिहार में नौकरी, और तेजस्वी यादव नौकरी की ही बात करते हैं। नीतीश कुमार को यदि सत्ता बचानी है, फिर से मुख्यमंत्री बनना है, तो उन्हें नौकरियों की बहार तो जारी रखनी ही होगी। देखिए, बिहार में अभी भी कास्ट का जो समीकरण है ना, वही सब चुनाव पे भारी रहेगा। नौकरी एक इशू है, एजेंडा है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को, जैसे आप टीचर की बहाली देखिएगा, बहुत सारे लोग जो है नीतीश कुमार को वोट टीचर के बहाली। चुनाव आचार संहिता जैसे खत्म हुआ, बिहार में नौकरियों की बहार फिर से इतनी बहालियां निकली है कि पूछिए मत। हाँ, नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा इसका, क्योंकि अब नीतीश कुमार को समझ में आ गया, आप 15-20 साल सत्ता में रहते हैं, 15 साल के सत्ता पर आपको सीधा पूछता है कि आपने नौकरी कितनी दी। और बिहार की स्थिति आप देखिएगा, उद्योग के मामले में, सर्विस सेक्टर्स के मामले में बिहार बहुत पीछे है। अब नीतीश कुमार को अगर आगे की राजनीति करनी है और बहुत अच्छा, तो उनको बिहार में नौकरियों की बहाल करनी होगी, अगर नहीं तो सारे के सारी क्रेडिट जो है तेजस्वी यादव ले जाएंगे। देखिए, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, अब जब केंद्र में मुख्य भूमिका में है नीतीश कुमार, ठीक है, मंत्रिपरिषद में अच्छे मंत्रालय नहीं मिले हैं, तो क्या मंत्रालय नहीं मिले, इसके बदले देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। आंध्र प्रदेश को मिलेगा या नहीं मिलेगा, केंद्र से कुछ विशेष सौगात ले पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में इतना झुक गए थे कि नरेंद्र मोदी का पैर छूने को आगे बढ़ गए थे, पैर छू ही दिया था, और फिर कहा था जो अपने संबोधन में कि जो बिहार के अधूरे काम है वे तो अब पूरे हो जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार कुछ स्पेशल ले पाएंगे बिहार के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, क्योंकि जो नीति आयोग का जो पैरामीटर है, क्राइटेरिया, उसके अंदर ये बहुत मुश्किल है। लेकिन पैकेज, जो अर्थ पैकेज है, फाइनेंशियल पैकेज है, वो बिहार को मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार को इस चीज़ की ज़रूरत भी है। और नीतीश कुमार ने अगर केंद्र को समर्थन किया है तो इनका फ़ायदा उनको लेना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर केंद्र सरकार को, अपने गठबंधन की सरकार अगर प्रेशराइज करे, तो ये फ़ायदा बिहार को मिलना चाहिए और मिल भी सकता है, ऐसा मिल भी सकता है। तो चलिए देखिए, ये विवेक कुमार जी थे जो कह रहे थे कि बिहार में आज चुनाव हुआ तो क्या होगा। इनका मानना है कि महागठबंधन बहुत मजबूत है और तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व को स्थापित कर चुके हैं, वे मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और यह एंटी इनकम्बेंसी इतना भारी पड़ सकता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। बिहार को लेकर हम अन्य चर्चाएं भी करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।